नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि ब्रिटिशों का आगमन हम आपको कल करा चुके थे और आज हम कराएंगे आपको डेनिसों का आगमन कि भारत में ब्रिटिश के बाद कौन आता है। डेनिस आते हैं और सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली हमारे यहाँ पर आए थे और उसके बाद डचों का आगमन हुआ और उसके बाद ब्रिटिशों का आगमन और इसके बाद डेनिस आएंगे और डेनिस के बाद फ्रांसीसी भारत में आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इससे पहले जो ब्रिटिशों का कर चुके थे, ब्रिटिशों के बारे में हम बता चुके थे कि कहां कहां पर ब्रिटिशों के द्वारा अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी गई थी, किस किस के शासनकाल में करी गई थी, कौन पे सबसे पहले आया था भारत में। ठीक है, कौन सा ब्रिटिश आया और कौन सी कंपनी के द्वारा यहाँ पर व्यापार किया गया था और किस तरीके से पूरे भारत में ब्रिटिशों ने यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया था। ये हम आपको कल के जो एपिसोड था हमारा 4 उसमें बता चुके थे और आज नेक्स्ट एपिसोड होगा आपका 5। तो एपिसोड 5 में आज हम पढ़ेंगे कि डेनिसों का आगमन कैसे हुआ। तो इसके बाद आपका डेनिसों का आगमन पढ़ते हैं। अब उसमें होता क्या है कि डेनिस माना जाता है कि डेनिस जो है डेनमार्क होता है, तो डेनमार्क से थे डेनिस। तो डेनिस जो है 1616 में भारत में आए थे। तो ये माना जाता है कि डेनिस 1616 में भारत में आए और उसके बाद ये माना जाएगा कि जब डेनिस भारत में आए तो इन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के कारण इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां भी स्थापित की। जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की तो सबसे पहली फैक्ट्री डेनिसों के द्वारा 1620 में ट्रैंकोबार में की जाती है। तो ट्रैंकोबार में स्थापित की थी सबसे पहली डेनिसों की फैक्ट्री जो 1620 में करी गई थी। फिर उसके बाद 1676 में डेनिसों के द्वारा जो बंगाल का सेरामपुर नामक स्थान है, जिसे श्री रामपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो सेरामपुर है, वहां पर अपनी दूसरी फैक्ट्री इनके द्वारा स्थापित करी गई थी। लेकिन ये माना जाता है कि डेनिसों के द्वारा अपनी यहाँ पर फैक्ट्रियों को खोलने के बाद अपने व्यापार को मजबूती नहीं दे पाए थे और यहाँ पर अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे। इसी वजह से यहाँ पर जो डेनिस थे अपना व्यापार पूरी तरह से नहीं कर पाए और वो 1745 में ही अपनी सारी की सारी फैक्ट्रियां बेच करके निकल लेते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से सारी की सारी फैक्ट्रियां उन्होंने अंग्रेजों को बेच दी और अंग्रेजों को बेच करके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर व्यापार करने अंग्रेजों ने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि केवल वही क्या करे, भारत में व्यापार करे, अपना प्रभुत्व स्थापित करे। तो उसी कारण से उन्होंने डेनिसों को यहाँ से भगा दिया था, बस सीधी सी बात। ठीक है, अब इसके बाद जब डेनिस भी चले गए तो अब कौन आता है इसके बाद। तो डेनिसों का तो इतना ही था कि भाई डेनिस आए तो यहाँ तक आए और चले गए। 1745 में पूरी तरह से डेनिसों का यहाँ से सफाया हो चुका था। अब इसके बाद आते हैं आपके फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी माने जाएंगे, यानी माना जाता है कि जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों के द्वारा यानी कि फ्रांसीसी आपके यहाँ पर पूरी तरह से बाकी की जो अपेक्षा है सबसे, यानी कि सबसे पहले तो सबसे लास्ट में भारत में प्रवेश करने वाले फ्रांसीसी ही माने जाते हैं आपके। तो भारत के अंदर जो सबसे लास्ट में प्रवेश किया वो फ्रांसीसियों के द्वारा ही किया गया था। अब ये माना जाता है कि जो फ्रांसीसियों के द्वारा लगभग 1664 में जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें के नाम से, लुई 14 के नाम से फ्रांस के सम्राट हुआ करते थे। उनका एक मंत्री था कोलबर्ट के नाम से। तो मंत्री कोलबर्ट था, तो उन्हीं के द्वारा एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना करी गई थी, क्योंकि इन्होंने सरकारी कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने इस कंपनी का नाम क्या रखा था, अपनी सरकारी कंपनी का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये फ्रांस की थी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया था। और इस कंपनी को एक नाम से भी पुकारते थे, कंपनी को एक नाम और पुकारा जाता था कि इसे कहते थे कंपनी इंडस देश इंडस ओरिएंटलेस, इसका नाम बताया गया था। ठीक है, तो इस नाम से भी इसको पुकारा जाता था। अब ये माना जाता है कि इस कंपनी का पूरी की तरह से संचालन जो है वो फ्रांस सरकार के द्वारा किया जाता है। फ्रांस सरकार के द्वारा इस कंपनी को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है, पूरी तरह से इसका आर्थिक रूप से भी इसका पालन किया जाता है और पूरी की पूरी तरह इसका जो नियंत्रण है वो सरकार के पास था। अब इसमें ही माना जाता है कि 1668 में फ्रांस के द्वारा एक व्यापारी थे फ्रैंकोइस कैरो के नाम से। तो फ्रैंकोइस कैरो ने क्या किया कि सबसे पहले भारत में फ्रांस की जो कंपनी फैक्ट्री स्थापित की वो 1668 में सूरत के अंदर करी गई थी। तो फ्रांसीसियों के द्वारा सबसे पहली अपनी फैक्ट्री सूरत के अंदर स्थापित करी गई थी। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी दूसरी फैक्ट्री के लिए चलेंगे।
पहली फैक्ट्री स्थापित करी, अब दूसरी फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है कि जो गोलकुंडा जो रियासत थी आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले के पास, तो गोलकुंडा रियासत की सुल्तान के यानी कि सुल्तान के द्वारा इनको क्या करते हैं, कुछ जो क्षेत्र हैं वो, अब ये होता है कि गोलकुंडा रियासत के सुल्तान के द्वारा फ्रांसीसियों को यहाँ पर जो व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया जाता है। जब उनके द्वारा एकाधिकार पत्र दे दिया जाता है तो फ्रांसीसियों के द्वारा 1600 यानी कि 1669 में अपनी दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित कर दी जाती है। तो दूसरी फैक्ट्री ये अपनी मछलीपट्टनम में स्थापित कर देते हैं और वो 1669 में करते हैं। ठीक है। 1673 में फ्रांस के जो फ्रांस जो कंपनी के एक निदेशक थे, 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के एक निदेशक फ्रैंको मार्टिन के द्वारा कुछ क्षेत्र जो है आपके, यानी कि जो कुछ क्षेत्र थे इधर के पांडिचेरी के आसपास, जहां पर पांडिचेरी बसा हुआ है, वैलीकोंडा कहते थे उसको, तो वैलीकोंडा के आसपास के कुछ क्षेत्र यानी कि कुछ क्षेत्र या कुछ गांव ले लिए जाते हैं। तो वहां के जो आपके सुल्तान थे उनके द्वारा इनको कुछ क्षेत्र दे दिए गए और उन्हीं क्षेत्र को, जो आपके वैलीकोंडा के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर इन्होंने पांडिचेरी नामक एक बस्ती बसा दी थी। तो फ्रांसीसियों के द्वारा वैलीकोंडा नामक क्षेत्र पर एक पांडिचेरी नाम की एक बस्ती बसाई गई और उन्हीं को ही क्या करा गया कि उस बस्ती में जब इन्होंने एक किला बनाया और पूरी तरह से उस बस्ती को क्या कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया गया और पूरी तरह से एक किले के रूप में बना दिया गया, एक किला बनाया गया। तो उसी किले को कहा जाता है फोर्ट लुई के नाम से। तो जब फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में जो किला बनाया उस किले को बताया गया था फोर्ट लुई के नाम से। तो फोर्ट लुई नाम का किला किस जगह पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो फोर्ट लुई नाम का किला पांडिचेरी के अंदर बसाया गया था, स्थापित। और ये माना जाता है कि 1673 में ही जो शाइस्ता खान थे, 1673 में बंगाल के शाइस्ता खान के द्वारा फ्रांसीसियों को कुछ जगह, बंगाल में ही कुछ जगह किराए पर दे दी जाती है और जहां पर वे चंद्रनगर नाम के एक किले या कोठी का निर्माण कर देते हैं। चंद्रनगर नामक एक कोठी की स्थापना कर देते हैं फ्रांसीसियों के द्वारा। जब फ्रांसीसी एक चंद्रनगर नामक किले की स्थापना कर देंगे और उसके बाद वहां पर क्या करते हैं, तो वहां पर वे एक किला बनाएंगे। तो जो चंद्रनगर में किला बनाया जाता है उस किले को फोर्ट ओरलियंस के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल में चंद्रनगर में जो किला बनाया जाएगा उसको फोर्ट ओरलियंस के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, ये अपना व्यापार करते चले जाएंगे। फ्रांसीसी ने अपना व्यापार बढ़ाया, बढ़ाने के साथ साथ अब क्या करते हैं, अब 1721 आता है। तो 1721 में फ्रांसीसी सबसे पहले मॉरिशस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो 1721 में सबसे पहले मॉरिशस पर अपना अधिकार कर लेंगे और मॉरिशस पर अधिकार करने के बाद जो मालाबार तट पर यानी मालाबार में माहे नाम का जो क्षेत्र है, माहे नाम का जो नगर है, उस माहे में क्या कर लेते हैं वे, उस पर भी अपना कब्जा कर लेंगे 1725 में। तो यानी कि 1721 में तो ये मॉरिशस पर अपना कब्जा करेंगे और 1725 में मालाबार के माहे पर अपना कब्जा कर लेता है और 1600 लगभग 1739 में कराईकल पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। तो 1739 में कराईकल पर कर लेंगे, 1721 में मॉरिशस पर कब्जा करते हैं और 1741 में यानी 1725 में आपका किस पर करते हैं, मालाबार के माहे पर अपना पूरे होता है। कि भाई 1742 के बाद क्या होता है कि जब 1742 आ जाता है, 1739 में इन्होंने कर चुके थे, 1742 के बाद अब इन्हें व्यापारिक लाभ ज्यादा हो जाता है। अब व्यापारिक लाभ जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका लालच भी इन्हें आ जाता है। अब जब लालच आ जाएगा तो ये अपना जो पूरी तरह से जो है नियंत्रण और विस्तार भारत में बढ़ाते चले जाते हैं। अपनी जो व्यापारिक कोठियां हैं वो ज्यादातर स्थापित कर देंगे, अपना व्यापार और ज्यादा बढ़ा लेंगे, जिसके कारण अंग्रेज और पुर्तगाली अब इनसे क्या होने लगते हैं, खफा होने लगते हैं और अब वे चाहते हैं कि भाई किसी तरह से यहाँ से फ्रांसीसियों को भगाया जाए और अपना प्रभुत्व वहां पर स्थापित करा जाए। अब होता यही है कि अब इनके बाद क्या होंगे, अब इनके बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष होगा, व्यापार के लिए संघर्ष होता है और इन संघर्ष को क्या कहा जाएगा, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है।
तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापार के लिए 3 युद्ध होते हैं, जिन्हें 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उस समय का जो कर्नाटक था, उस समय का कर्नाटक आपका ये तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसका पूर्वी तट पर माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कर्नाटक है, ये इधर वाला क्षेत्र को कर्नाटक माना जाता था, तो यहाँ पर था आपका कर्नाटक। अब ये तीनों के बीच युद्ध होगा। अब यही है कि इसके बाद जब ये तीनों के बीच युद्ध होता है, तो हाँ, इन दोनों के बीच जब युद्ध होगा, तो अब इन युद्ध में, तीनों कर्नाटक युद्ध में अंतिम में जो विजय प्राप्त होती है वो अंग्रेजों को ही होती है। अब तीनों जब इनमें दोनों में युद्ध होगा, तो इसमें जो विजय प्राप्त होगी वो अंग्रेजों को प्राप्त होती है। अब इसी बीच जो इसकी पूरी तरह से जो कर्नाटक युद्ध का जो विस्तार है उल्लेख में है, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आपका इनका आगमन था पूरी तरह से कि भाई फ्रांसीसी ने कैसे कैसे आए, कैसे कैसे अपने फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करी। तो आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।